स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछले लेक्चर में हमने रोटेशनल मोशन को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट में हमने टॉर्क तक पढ़ा था। ठीक है, आज हम टॉर्क के बारे में एक दो बातें और जान लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या था, आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्रॉस एफ या फिर आर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर मैंने डायरेक्शन नहीं बताई थी, है ना। तो यहां पर एक चीज आती है एन कैप। टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ या फिर आर एफ साइन थीटा एन कैप। अब यहां पर एन कैप क्या है। अब ये जो यूनिट वेक्टर है, हमने ये पढ़ा था, ये यूनिट वेक्टर कब यूज होता है, सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए। कब यूज होता है, ओनली फॉर डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमें बतानी है। सपोज हमारे पास एक नट है, ठीक है, ये हमारा नट, और इसको खोलने के लिए है हमारे पास एक रेंच। ये रहा रेंच। ठीक है, ये है हमारा रेंच और ये हमारा नट, हम इसको खोलना चाहते हैं। ये एक एग्जांपल है किसका, टॉर्क का। यहां से हमें समझना है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी। तो सबसे पहले हमें फोर्स किस तरफ लगानी चाहिए, फोर्स हमें लगाएंगे इस तरफ लगाएंगे फोर्स, या फिर मान लेते हैं किसी एंगल पर हम फोर्स लगा रहे हैं। मान लेते हैं हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। वैसे लगाते कैसे, ऐसे लगाते हैं। ठीक है, लगाते ऐसे हैं, पर मैं कुछ समझाना चाहता हूं इसलिए मैंने हल्का सा क्या कर दिया, टेडी फोर्स मैंने लगा दी। मतलब इस तरफ ऐसे ऐसे लग रही है फोर्स। ठीक है, फोर्स ऐसे लगाई, घूमेगा ये नहीं घूमेगा सॉरी, घूमता कब है, जब अब हम फोर्स के दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ को, ठीक है, थीटा एंगल था ये, तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। कंपोनेंट निकालना मैंने बहुत बार बता दिया, एफ कॉस थीटा। इस तरफ एफ साइन थीटा, इस तरफ एफ कॉस थीटा, इस तरफ एफ साइन थीटा। ठीक है भाई, ये होता है हमारे पास। और ये घूमेगा किसकी वजह से, इसकी वजह से, एफ साइन थीटा की वजह से घूमेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से घूमेगा। और यहां से यहां तक की डायरेक्शन क्या है, यहां से यहां तक की डायरेक्शन क्या है, आर। यहां से यहां तक डायरेक्शन क्या है, आर। ठीक है, हम एंगल कैसे मेजर करते हैं आर और थीटा के बीच में, तो हम क्या करेंगे, इस आर को आगे तक बना देंगे ऐसे। ठीक है, जब हमने आर को आगे तक बनाया तो फोर्स ये रही, एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, एंगल कितना है, थीटा। फॉर्मूला क्या है, आर एफ साइन थीटा। अब इसका एक फॉर्मूला और हो सकता है, टॉर्क का एक और फॉर्मूला हो सकता है, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर फोर्स, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, जरा ध्यान में रखना इन तीनों फॉर्मूले को, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। आर एफ परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से ये घूमेगा, तो फिर हमने आर इंटू ये परपेंडिकुलर फोर्स रख ली। ठीक है, आएगा वही, देखो परपेंडिकुलर फोर्स क्या है, एफ साइन थीटा, आर इंटू एफ साइन थीटा, तो आर एफ, सॉरी ये क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करेंगे। अभी हमें क्या देखना है सॉरी, फोर्स ये है, फोर्स ये है, और रेडियस की डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं, इसको हम आगे फॉरवर्ड बना देते हैं। फॉरवर्ड प्रोड्यूस करके ये हमारी है डायरेक्शन आर, ये आर की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, ये आर की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन, कितना एंगल है, थीटा। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में हम कैसे निकालते थे, याद है, जब हम वेक्टर पढ़ रहे थे तो हमने यहां पर एक चीज पढ़ी थी, स्क्रू रूल। क्या पढ़ी थी हमने, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या होता है, जैसे हमें क्या निकालना है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ हमें जैसे निकालना है, मैं याद दिला दूं जरा, ये क्या था। जैसे हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर्स हैं, और हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा है, ए क्रॉस बी,
कुछ ऐसा है हमारे पास, ठीक है, ए क्रॉस बी। तो इसके लिए अगर हमें डायरेक्शन निकालनी थी तो ए बी साइन थीटा एन कैप करते थे, और एन कैप की डायरेक्शन हम कैसे निकालते थे? स्क्रू रूल से। स्क्रू रूल क्या था? ए क्रॉस बी है, इसका मतलब ए से बी की तरफ हमें स्क्रू घुमाना है, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। तो ये कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में स्क्रू कैसे जाता है? अंदर की तरफ। इसका मतलब यहां पर ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो है इनवर्ड। क्या है यहां पर? इनवर्ड है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, तो यहां पर भी हम यही करने वाले हैं। या फिर राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या था? ए से बी की तरफ फिंगर्स कर्ल करनी है, हमारा थंब पॉइंट करेगा डायरेक्शन की तरफ, ए क्रॉस बी की। तो ए से बी की तरफ गए, फिंगर्स कर्ल करी ए से बी की तरफ, ठीक है, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, ए से बी की तरफ करना है। ए से बी की तरफ थंब कहां पॉइंट कर रहा है? इनवर्ड। थंब कहां पॉइंट कर रहा है? इनवर्ड। तो यहां से भी हम डायरेक्शन निकाल सकते थे, ठीक है। अब जरा यहां पर देखते हैं, फोर्स है इस तरफ, आर है इस तरफ, आर से एफ, आर से एफ की तरफ हमें जाना है, आर से एफ की तरफ हमें जाना है, मतलब स्क्रू किस तरफ घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज। स्क्रू किस तरफ घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो स्क्रू कहां आ रहा है? बाहर की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू आता है बाहर की तरफ। इसका मतलब यहां पर जो डायरेक्शन है वो कैसी है? आउटवर्ड। और इनवर्ड और आउटवर्ड के लिए ये चीजें होती थी, ठीक है, ये साइंस होते थे, पिछली बार कराया था अच्छे से। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क यहां पर क्या है? आउटवर्ड, ठीक है। कहां से कहां गए? आर से एफ, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? आर क्रॉस एफ। या तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाए तो आर से एफ, आर से एफ, और हमारा थंब पॉइंट कहां कर रहा है? आउटवर्ड। तो यहां से हमारे पास ये क्या आ गई? टॉर्क की डायरेक्शन आ गई। टॉर्क की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। और अगर मैं ये देखूं, ये इस तरफ है, ठीक है, ये बाहर की तरफ है, तो ये जो आर है ये परपेंडिकुलर है टॉर्क से। टॉर्क की डायरेक्शन कैसे? बाहर की तरफ। आर कैसे? इस तरफ। कितना एंगल है? ये बाहर की तरफ, और ये है आर। कितना एंगल है? 90 डिग्री, ठीक है। आर और एफ इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। और फोर्स ऐसे है इस तरफ, ठीक है, और टॉर्क है बाहर की तरफ। फोर्स ऐसे है इस तरफ और टॉर्क है बाहर की तरफ, तो इसके बीच में भी कितना एंगल है? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो फोर्स है वो भी परपेंडिकुलर है टॉर्क से, ठीक है। तो ये हमारी डायरेक्शन थी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे टॉर्क की, ठीक है। स्क्रू रूल से, या तो राइट हैंड थंब रूल से। स्क्रू रूल से, या यहां पे लिख लेता हूं राइट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड मत करना, राइट हैंड थंब रूल। तो इन दो रूल से हम निकाल सकते हैं टॉर्क की डायरेक्शन, ठीक है। केसेस के बारे में बात करेंगे अब देखते हैं डिपेंडेंसी ऑफ टॉर्क। डिपेंडेंसी ऑफ टॉर्क। डिपेंडेंसी ऑफ टॉर्क डिपेंड किस पे करेगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ये हमारे पास कितने फॉर्मूले आ गए? दो। ये दो फॉर्मूले याद करने हैं। एक और फॉर्मूला था टॉर्क इक्वल्स टू आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले किस पर डिपेंड करेगा? तो सबसे पहला डिपेंडेंसी किस पर आएगी? फोर्स पर ही आएगी, ठीक है। फोर्स जितना होगा, फोर्स जितना ज्यादा, टॉर्क भी उतना ज्यादा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है रेडियस, ठीक है। रेडियस जितनी ज्यादा, टॉर्क उतना ज्यादा, ठीक है। जैसे हमारे पास दरवाजे का एग्जांपल आता है। दरवाजे का मान लेते हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं दरवाजे को, अपर व्यू है दरवाजे का, तो ये घूमने की रोटेशन है उसकी, दरवाजे की, ठीक है। ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा दरवाजा है, ये साइड व्यू हमारे दरवाजे का,
ये साइड व्यू है और ये अपर व्यू है, ऊपर जैसे दिख रहा है। तो फोर्स अगर हम यहां से लगाएंगे तो R की वैल्यू छोटी होगी, इसको R1 बोल देते हैं। यहां तक होगी R1 अगर हमने फोर्स यहां से लगाया, ठीक है। दूसरा फोर्स हम यहां से लगाएंगे, इसको बोला हमने F2, और ये डायरेक्शन हमारी हो गई R2। तो दरवाजा कहां से इजीली खुलेगा? तो आपको भी महसूस तो हो रहा होगा कि दरवाजा कहां से खुलेगा, यहां से अच्छे से खुल पाएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना ज्यादा टॉर्क होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है हमारे पास एंगल। तीसरा आता है एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रखें? तो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी होती है? फिर से वही कहानी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। और हम यहां पर देख रहे हैं फोर्स ये है और आर ये है। आर कैसे निकालते हैं? आर की डायरेक्शन क्या होगी? इसको आगे बढ़ाना है, ये रहा, यहां से हमें आर को आगे बढ़ाना है, ये रहा आर की डायरेक्शन, और फोर्स की डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स, तो कितना एंगल है? 90। तो हर बार मतलब कुछ टाइम पर हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आर एफ साइन 90, और टॉर्क कितना आ गया? आर इंटू एफ। और इसी को हम बोल देते हैं मैक्सिमम टॉर्क। इसी को क्या बोल देते हैं? मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क कब होता है? जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए। एक और केस हम ले लेते हैं, फोर्थ में बोल देता हूं, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाए, इसका क्या मतलब है? ये हमारा दरवाजा है, ये हमारा दरवाजा है, और मैं फोर्स लगाऊं इस तरफ, ये मेरी फोर्स की डायरेक्शन, और मैं दरवाजा खोलने के लिए फोर्स लगाऊं इस तरफ तो कोई लगाएगा नहीं। पर सपोज अगर कोई लगा रहा है, कोई है इतना बेवकूफ, दरवाजा खोलते हुए फोर्स इस तरफ लगा रहा है खोलने के लिए दरवाजा, ठीक है। तो हमारे पास अब आर की डायरेक्शन क्या होगी? तो आर मैंने क्या बोला था, इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं, ये रहा आर। आर और एफ के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। तो यहां से हमारे पास टॉर्क कितना आ गया? आर एफ साइन 0, तो टोटल 0। टोटल कितना आ गया? 0। ठीक है। एक और चीज बोल सकते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं? ये है हमारी लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, ये हमारी क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। तो ये भी याद रख लो, यहां से एक पॉइंट, इफ फोर्स अप्लाइड in line of action applied along लिख लेता हूं, applied along line of action, the torque will be 0. The torque will be 0. अभी यहां से लैंग्वेज बेस एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लैंग्वेज बेस एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे हमारा ये दरवाजा था, ठीक है, ये हमारा दरवाजा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? ये जो लाइन है, जो रेडियस वाली हमारी लाइन है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन। और इसी के अलोंग अगर हम फोर्स लगाएं, इसी के अलोंग अगर हम फोर्स लगाएं, इस तरफ ही फोर्स लगाएं, तो टॉर्क कितना आता है? 0। मतलब वही थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री वाला, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री वाला कैसे हो जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम कब होता है? इफ फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन then torque will be maximum. ठीक है, टॉर्क विल बी
मैक्सिमम। कितना आएगा टॉर्क? टॉर्क आता है आर एफ साइन 90, 90 की वैल्यू होती है 1, तो टॉर्क जो मैक्सिमम आ गया वो कितना आ गया? आर इंटू एफ। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका था और मैंने दोबारा बता दिया ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां से एक अच्छा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो टॉर्क लगभग हमने खत्म कर दिया। कुछ बचा है क्या? अब तो नहीं बचा है आई थिंक। ठीक है, डायरेक्शन में बताना था। और ये कैसी कैसी क्वांटिटी है? अभी लिखने की जरूरत तो नहीं थी, पर ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? आर इंटू एफ। आर है तो मीटर और फोर्स इंटू मीटर। फोर्स इंटू मीटर, सॉरी फोर्स नहीं, फोर्स क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, सॉरी इसको बोलेंगे न्यूटन फोर्स की न्यूटन मीटर। ठीक है, कभी कभी कुछ अलग अलग सा हो जाता है मुझे तो फोर्स की यूनिट यहां पे लिखनी थी, न्यूटन इंटू मीटर। तो यूनिट क्या होगी? न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अगर डायमेंशन निकालना चाहे हम इसका डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन MLT माइनस 2, फोर्स की डायरेक्शन MLT माइनस 2, और यहां से दूसरा क्या है? रेडियस। रेडियस को हम लेंथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ML स्क्वायर T माइनस 2, ML स्क्वायर T माइनस 2। तो यहां से डायमेंशन क्या जाएगा? ML स्क्वायर T माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारी डायमेंशन और यूनिट। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो टॉर्क बिल्कुल खत्म, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने हल्का सा देख लिया था ना। ठीक है, अब जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझते हैं। एक्चुअल इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर हम किसी भी बॉडी को मूव कराना चाहते हैं सर्कुलर मोशन में, तो वो क्या करती है? एक अपोज करती है, और इसी अपोज को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और ये होता क्या है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हमने घुमाया किसी एक्सिस के अराउंड, ठीक है, तो यहां से जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इसके छोटे छोटे इंट्रिंसिक पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करने लगते हैं? सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अब देखो, इसका फॉर्मूला क्या आया था? I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आया था। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था ये लीनियर मोशन में मास के इक्विवेलेंट है। ठीक है, मैंने ये भी बोला था कि ये लीनियर मोशन में मास के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब देखते हैं ये आया कैसे, फॉर्मूला आया कैसे, ये तो देखने की जरूरत नहीं, पर एक एक्सिस है हमारे पास और इसके अराउंड हम, ये है हमारा मास m1, ठीक है, ये है हमारा मास m2, ये है हमारा मास m3। ठीक है, तो ये कैसे आएगा? फॉर्मूला क्या है? एम आर स्क्वायर। अब यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। ठीक है, कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? केजी मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। अगर डायमेंशन लिखना चाहे तो, अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें तो क्या आएगा? ML स्क्वायर, ML स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी डायमेंशन। तो मैंने क्या बोला? ये हम इसको घुमा रहे हैं, ये इसकी एक्सिस है, यहां से हमें निकालना है। तो हमें पता है कि स्केलर को हम सीधे जोड़ सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? M1, और ये डिस्टेंस है हमारी R1, ये R2 और ये R3। तो M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर। तो यहां से हमारा क्या आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहां से क्या आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन आ सकता है यहां से। हमारे पास एक रेक्टेंगल है और उस पर हमने मासेस बंधे हुए हैं, ये रहे मासेस।
ठीक है, इसका मास है m, इसका भी m, इसका भी m, इसका भी m, और ये बिल्कुल सेंटर से इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या फिर इसको बोल देते हैं पाइवेट कर दिया और यहां से घूम रहा है, हाँ, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, और ये लेंथ L है और ये B, लेंथ और ब्रेथ है। ठीक है, और हमें यहां से निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एक्सिस, और इसको हमने बोल दिया x, इस एक्सिस को हमने बोल दिया x, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट x। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल बीच से जा रहा है तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी L/2, ये भी L/2। ठीक है, देखो जरा पिछले क्वेश्चन में देखें अगर हम, तो हमने क्या किया था, एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, कहां से, मास तक। परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमेशा परपेंडिकुलर वाली लाइन खींचनी है, ऐसे टेढ़ी लाइन नहीं हो सकती, ऐसे ऐसे, ये वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट अब अगर देखें हैं क्वेश्चन को, तो हमें क्या लेना है, बस परपेंडिकुलर लाइन। तो सबसे पहले इसकी वजह से आएगा, फिर इसकी वजह से, और यहाँ की भी परपेंडिकुलर लाइन देखनी है L/2, सॉरी, ठीक है, L/2 हमें देखनी है यहाँ भी, और ये भी L/2। तो एक बार अगर हम Ix निकालें तो वो क्या आ जाएगा, पहले इसकी वजह से लिखेंगे, तो यहाँ पर मास क्या है m, और डिस्टेंस है L/2, तो mr², L/2 का स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या है m, L/2 का होल स्क्वायर अपॉन, सॉरी, और नीचे वाला अगर हम देखेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो लगभग सब सेम है ना, ml²/2, ml/2 का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा सबके लिए। और ये टोटल है कितने, ये टोटल है 4 है टोटल ये। ठीक है, तो इंटू 4 कर देते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एक्स डायरेक्शन कितना आ जाएगा, सॉरी इन एक्सिस x कितना आएगा, m हो जाएगा L²/4, और इंटू में 4। ठीक है, 4 से 4 मर जाएगा, तो Ix इक्वल टू कितना आया, ml²। ठीक है, ml², ये हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रेक्टेंगल हम बोल सकते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रेक्टेंगल। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, एक क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास एक है ये, इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास है इक्विवेलेंट ट्रायंगल, इक्विवेलेंट ट्रायंगल। ये हमारा इक्विवेलेंट ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पर मास m, ये भी m, ये भी m। ठीक है, इसकी लेंथ L, L और L पूछा है, और हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखा लेता हूं मैं एक बार। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी ये होगी, ठीक है, इसी प्लेन में है। ठीक है, ये है इसी प्लेन में, ऐसे इसी प्लेन में, इसी में ट्रायंगल हमने बंधा हुआ है और ये घूम रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये हमने एक्स एक्सिस मान ली। ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस मान ली, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स एक्सिस। तो कैसे करेंगे, फिर से हमें क्या करनी है, परपेंडिकुलर लाइंस खींचनी है पहले तो मासेस के बीच में। तो सबसे पहला मास ये है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन कितनी होगी, 0 होगी ना, क्योंकि बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन पर रही है। आर की वैल्यू इसके लिए 0 हो जाएगी, इसके लिए आर की वैल्यू L हो जाएगी, इसके लिए आर की वैल्यू, अब अगर ये निकालना पड़ेगा हमें, ये वाला कौन सी वाली, ये वाली लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी, ये कितनी होगी, तो ये L है। ठीक है, ये कितना एंगल होता है, 60, ये 60 होता है, तो टोटल 90, तो ये 30। ठीक है, ये 30, ये 90, तो ये 60, तो ये 60, तो ये वाला भी 60। और अब हम कंपोनेंट ले लेंगे, कंपोनेंट ये इस तरफ L है, इस तरफ क्या आ जाएगा, L cos कैपिटल L, L cos
60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो L/2, तो ये डायरेक्शन कितनी आ गई L/2, ये डायरेक्शन कितनी आ गई L/2। तो यहां से Ix अगर हम निकालना चाहें तो पहले के लिए क्या आएगा, हम सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए निकालते हैं, तो क्या आएगा m इंटू कितना डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, L/2, कैपिटल L है, L/2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा कौन सा देखेंगे, ये वाला, इसके लिए r की वैल्यू कितनी है 0, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0, प्लस इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए डायरेक्शन है L, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो m L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा Ix कितना आ गया m L स्क्वायर बाई 4 प्लस m L स्क्वायर, तो यहां से Ix कितना आ जाएगा 4 ml स्क्वायर प्लस 1 5 ml स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए, फॉर अ इक्विवेलेंट ट्रायंगल, फॉर अ इक्विवेलेंट ट्रायंगल। एक और क्वेश्चन आता है जो मैं कराने वाला हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल होता है, सॉरी मैंने इक्विवेलेंट लिख दिया वहां पे, इक्विलैटरल, ये हमारा कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यही हमारे पास, ये हमारे पास है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी लेंथ है L L और L, ठीक है, मास है इस पे M M और M। अब जरा ध्यान से, यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से जा रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये जा रहा है ऐसे, ठीक है, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं ऐसे भी बता सकता हूं कि ये है ऐसे, बाहर की तरफ आ रहा है या फिर अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे। यहां पर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब हमने इस ट्रायंगल को इस तरह से पकड़ा है, जैसे सपोज ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, और यहां पर इसके एक साइड पर हमने ऐसे इसको पाइवेट कर दिया, एक पॉइंट पर हमने पाइवेट कर दिया, अब ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल बना लो क्या इसको, ट्रायंगल, ठीक है, ऐसा है हमारा ट्रायंगल, एक पॉइंट पर पाइवेट कर दिया और इसके अलावा इसको घुमाना है, ठीक है। तो मतलब परपेंडिकुलर है ट्रायंगल के प्लेन के, ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन is perpendicular to plane of triangle, ठीक है, प्लेन ऑफ ट्रायंगल के क्या है, परपेंडिकुलर। और अब हमें निकालना है Ix, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहले अगर ये बाहर की तरफ है तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी है, ठीक है, ये भी है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो सबसे पहला मास है ये वाला, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, 0, क्यों, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और इसके लिए r की वैल्यू, मास यहीं पर रखा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही मास रखा है, तो उसके लिए r की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो भी 0 हो जाएगा, प्लस फिर से एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये L डिस्टेंस दूर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वैसे भी, ठीक है, ये बाहर की तरफ आया ये ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फिर से, तो m L स्क्वायर प्लस m L स्क्वायर, ये इसके लिए लिखा मैंने, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो Ix इक्वल्स टू 2ml स्क्वायर, Ix इक्वल्स टू 2ml स्क्वायर। ये हमारे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू एट अ वर्टिसेस, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो हमारे पास थे इरेगुलर, कहीं पर रेगुलर था कहीं पर इरेगुलर था, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम बॉडीज जो काफी रेगुलर होंगे, तो पहला हमारे पास आ जाता है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। जैसे हमारे पास आता है रॉड, हमारी अगर रॉड है, ये रॉड है हमारी सिलेंड्रिकल या फिर ऐसे क्यूबिकल भी बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल या क्यूबिकल दोनों के लिए सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर सिलेंडर बना दिया और यहाँ पर क्यूब सा बना दिया। तो सबसे पहले सेंटर के लिए, अगर हम इसको सेंटर से घुमाना चाहते हैं, ये हमारा एक रॉड है, हम इसको सेंटर से घुमाना चाहते हैं, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है ये आपको याद करना पड़ेगा। ये होता है 1/12 ml², ठीक है, ml²/12, ठीक है, ml²/12। और L क्या है? लेंथ ऑफ रॉड। और दूसरा हमारे पास आता है कहां पे? एक एंड पे, इस एंड से अगर हम इसको घुमाना चाहते हैं, ठीक है। रॉड को पहले हमने सेंटर से घुमाया, अब कहां से घुमाना चाहते हैं? एक एंड से। ये हमने एक एंड फिक्स करा और इस एंड से हम घुमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3 ml², 1/3 ml², ठीक है। डायग्राम्स में भी दिख रहा होगा आपको, वहां पर सिलिंड्रिकल रॉड लिखा है, यहाँ पर क्यूबिकल भी हो सकता है, ये सिलिंड्रिकल या क्यूबिकल दोनों के लिए सेम आएगा। 1/12 ml², 1/3 ml², ठीक है। ये किसके लिए है? सेंटर के लिए। ये वन एंड, एक एंड से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी सेम आएगा ना, दोनों की तरफ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है रिंग। एक रिंग की वजह से क्या होगा? तो सबसे पहले सर्कुलर थिन रिंग ऑफ रेडियस r पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे ये हमारी रिंग है, ये रिंग है, ठीक है, ये घूमना चाहती है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? बीच से, सेंटर से है, ठीक है। और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। कौन से प्लेन के? हमारे पास पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। जैसे ये हमारी रिंग है, ठीक है, और इस रिंग के परपेंडिकुलर क्या होनी चाहिए? एक्सिस, सेंटर से भी होनी चाहिए और परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। तो इसके एक्सिस में ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे घूमने के लिए ये इसकी क्या होनी चाहिए? एक्सिस ऑफ रोटेशन होनी चाहिए। और यहां पर कितना आता है? ये सेंटर के लिए M∠R², और R हमारी क्या होगी यहां पर? रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। पहला केस तो ये है। दूसरा है सर्कुलर थिन रिंग ऑफ रेडियस R अबाउट एनी डायमीटर। अब क्या होगा? एनी डायमीटर हमारे पास। अब हम कैसे घुमाना चाहते हैं इसको? ये हमारी रिंग है और ये इस रोटेशन, इस एक्सिस में हम इसको घुमाना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? हमारे पास ये रॉड समझ लो इसको। अब हमने कैसे घुमाया? सेंटर पे इसको पाइवट किया, फिर इसको ऐसे घुमाया। पर अब क्या करना है? किसी भी डायमीटर से। तो ये हमारा अगर डायमीटर हो गया तो अब इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, कोई भी डायमीटर हो सकता है, ये भी, ऐसे भी, ठीक है। पहले कैसे घुमा रहे थे? ऐसे। अब कैसे घूमेगा? किसी भी डायमीटर में, ठीक है। तो किसी भी डायमीटर पर घूमने के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आता है वो कितना है हमारे पास? mr²/2, mr²/2, ठीक है। और उसके बाद अगर हम क्या करें? सर्कुलर थिन रिंग ऑफ रेडियस r अबाउट अ टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है। रिंग के प्लेन में ही, रिंग के प्लेन में अगर हम एक टेंजेंट बना दें साइड में और इसके अबाउट अगर इसको घुमाएं, तो यहां पर हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना आता है? 3/2 mr², 3/2 mr²। ये वैल्यूज आपको याद करनी ही पड़ेंगी क्योंकि ये सीधे पूछ लेगा आपको, ठीक है। अब ये कैसे घुमा? पहला क्या था? सेंटर के अलाउंग, फिर डायमीटर के अलाउंग, किसी भी डायमीटर में ऐसे ऐसे। अब क्या होगा? हमारे पास एक पॉइंट फिक्स करना है इसका। अगर ये एक सर्कल इसको मान लेते हैं तो ये टेंजेंट ऐसे, तो इस टेंजेंट के अलाउंग इसको घुमाना है ऐसे, ठीक है। ये हमने टेंजेंट खींचा ऐसे, ये वाला, ये पेन समझ लो टेंजेंट, इसको घुमाया ऐसे, तो ये हमारा क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहां पर कितना आ जाता है? 3/2 mr²,
ठीक है, तो ये हमारे किसके लिए था, रिंग के लिए। उससे पहले हमने किसके लिए पढ़ा था, रॉड के लिए। तो रॉड का सेंटर का क्या आया था, ml स्क्वायर बाई 12 और एंड का 1/3 ml स्क्वायर, 1/3 ml स्क्वायर, 1/3 ml स्क्वायर। और सेंटर का कितना आता है 1/12 ml स्क्वायर। ठीक है, रिंग का भी हो गया हमारा। इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, 3/2 mr स्क्वायर और ये mr स्क्वायर सेंटर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास आता है सिलेंडर। ठीक है, हमारे पास दूसरा आता है सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए क्या होगा, तो सिलेंडर में सबसे पहले सिलेंडर अगर हम बनाएं, इसी से बना लेते हैं सिलेंडर। ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, अगर हमारे पास हॉलो सिलेंडर हो और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच से दें हम, मतलब ऐसे बिल्कुल सेंटर से पास करिए और फिर हम इसको घुमाएं ऐसे, और एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल सेंटर में, तो कितना आता है I इक्वल्स टू 1/2 m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। r1 क्या होगा, अगर मतलब हॉलो सिलेंडर है और थोड़ा सा मोटा, थोड़ी सी उसकी मोटाई है, तो पहली रेडियस और दूसरी रेडियस। ठीक है, तो पहली रेडियस बाहर वाली रेडियस होगी एक, तो ये वाली। ठीक है, और एक अंदर वाली रेडियस ये वाली। ठीक है, तो यहां से I इक्वल टू 1/2 m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सॉलिड सिलेंडर, मतलब इसके अंदर मैं अब कुछ भर दूं और उसके भरने के बाद फिर से हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, सेंटर। इसके सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन जाएगी, तो तब कितना आता है 1/2 mr स्क्वायर, 1/2 mr स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर। तो अब हमारी जो वॉल्स हैं वो बहुत छोटी हैं, इस वाले में वॉल्स बहुत मोटी थी, तो हमने उसकी रेडियस को भी कंसिडर किया था दूसरी वाली, तो यहाँ पर हमने एक ही रेडियस को कंसिडर करना है। ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में, इसको इसमें घुमाना है, तो इसके लिए कितना आता है I इक्वल्स टू mr स्क्वायर। ठीक है, बाकी डायग्राम से आपको क्लियर हो ही रहा होगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिलेंडर। इसके बाद हमारे पास आता है स्फीयर। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्फीयर। तो स्फीयर के लिए अगर सॉलिड स्फीयर हो तो I इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर, सॉलिड हो तो। और अगर हमारे पास थिन वॉल्ड होलो स्फीयर हो तो हमारे पास आता है I इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर, 2/5 सॉलिड के लिए। और ये किसके लिए, सेंटर के अराउंड। ठीक है, जैसे हमारे पास सर्कल है, तो सेंटर के अराउंड अगर हम घुमाना चाहते हैं, सर्कल नहीं सॉरी स्फीयर है और सेंटर के अराउंड हम उसको घुमाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चीजें हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर क्या है, सेंटर। लिख लेता हूं यहां पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर क्या है, सेंटर। ठीक है, सेंटर के अलोंग जब हम इसको घुमाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है डिस्क। ठीक है, रिंग क्या होता है, साइड में मास होता है ना। रिंग में क्या होता है, साइड में मास होता है ये, पर बीच में क्या होता है, खाली। ठीक है, बीच वाला एरिया क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, पर डिस्क क्या होता है, डिस्क में क्या होता है, अंदर वाला एरिया भी भरा होता है, अंदर वाला एरिया भी भरा होता है। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे पास केसेस हैं। अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ गया, हमारे पास एक डिस्क है और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। ठीक है, सेंटर मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं है, तो ये कितना आता है I इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, मतलब वही केस, ये हमारे पास एक डिस्क है। ठीक है, डिस्क, और ये हमारे पास डायमीटर इसका, तो डायमीटर के अलावा इसको घुमाना है। ठीक है, डायमीटर के अलावा इसको घुमाना है। ठीक है, तो इसको इसका कितना आता है mr स्क्वायर बाई 2। उसके बाद अबाउट एनी डायमीटर, पहले तो एक सेंटर वाला डायमीटर था, फिर उसके बाद कोई भी डायमीटर ले लो, कोई भी डायमीटर, जैसे हमने ये डिस्क ली, कोई भी डायमीटर, जैसे कोई भी। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, कोई भी डायमीटर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, किसी भी डायमीटर में हम घुमाना चाहते हैं।
तो इसका कितना आता है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 4, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 4। ये किसके लिए था, सेंटर के अलोंग, ये किसके लिए है, डायमीटर के अलोंग। अबाउट एनी डायमीटर, इसमें दो फॉर्मूले हैं क्या, अच्छा सर्कुलर थिन सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, तो ये स्फीयर वाला आ गया ना, ठीक है, तो ये दो हमारे पास किसके लिए हैं, डिस्क के लिए, ठीक है। स्फीयर के लिए हमने एनी अबाउट डायमीटर नहीं पढ़ा था, ठीक है, ये किसके लिए है, स्फीयर के लिए, ऊपर वाली किसके लिए थी, डिस्क के लिए, डिस्क के लिए सर्कुलर थिन डिस्क, ठीक है, सर्कुलर थिन डिस्क, और हमने जो उसके लिए पढ़ा था एनी डायमीटर, ठीक है। हमारे पास अब क्या आ गया, स्फीयर, स्फीयर में हमने एनी डायमीटर नहीं करा था, ठीक है, तो एनी डायमीटर के लिए क्या आता है, आई की वैल्यू 2/5 mr स्क्वायर, एनी डायमीटर, ठीक है, ये स्फीयर है। इसके बाद अबाउट एनी टेंजेंट, अब अगर हम पिछले डायग्राम में अच्छे समझ में आएगा, यहां पर हम हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर क्या हो जाए, ये वाली, कौन सी वाली, छी लाइन टेढ़ी हो गई, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाए, इसके अलावा हम इसको घुमाना है, तो इसके लिए कितना आता है, मैं इसी वाले में लिख लेता हूं या फिर इसी वाले में लिखूं, 7/5 हमारे स्क्वायर यहां पर लिख लेते हैं, तो ये इसके लिए आई कितना आया, 7/5 mr स्क्वायर, ठीक है, 7/5 mr स्क्वायर, किसी टेंजेंट से अगर हम किसको घुमाएं, स्फीयर को, ठीक है। तो आई होप डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा आपको कि कहां कहां का क्या क्या पूछ रहा है, मतलब क्या क्या बता रहा है यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्म मतलब साइन होता है एल, एल क्या होता है, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, आर क्रॉस पी, आर इंटू लीनियर मोमेंटम, ठीक है, और L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम, पी की जगह मैं एम वी रख दूं, तो एम, अच्छा नहीं, एक मिनट, आर आया, फिर उसके बाद इसकी जगह मैं एम वी रख रहा हूं, तो क्या जाएगा, एम वी आर, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा, तो एम वी आर साइन थीटा एन कैप, इसके लिए भी एन कैप आया, ठीक है। वी क्या होगी यहां पर, वेलोसिटी, ठीक है, वी क्या होगी, जैसे हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी, ठीक है, ये v, इसकी रेडियस, ये रहा r, और इसका मास, ये रहा m, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। अगर इसका हम क्या देखें, यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, तो केजी, केजी, फिर है मीटर पर सेकेंड, फिर से आर है, तो अपॉन में मीटर, ठीक है, तो मीटर से मीटर मर जाएगा, तो केजी सेकेंड, ठीक है, सही क्या, मीटर पर सेकेंड तो केजी सेकेंड, केजी पर सेकेंड, सॉरी, एक बार और निकाल लेते हैं इसको, आता है केजी और आता है मीटर अपॉन सेकेंड, और ये आएगा, ये आर है ना, आर का क्या जाएगा, मीटर, ठीक है, हाँ सॉरी गड़बड़ कर दी थी हमने, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट केजी, ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट। और ये कैसी क्वांटिटी है, साफ दिख रहा है हमें कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगा है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसका फॉर्मूला है, इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा एन कैप। और डायरेक्शन कैसे होगा, फिर से आर क्रॉस पी है, तो यहां पर फिर से आर क्रॉस पी जाना पड़ेगा, आर
आर की डायरेक्शन ये है, और वेलोसिटी कैसे होगी, ऐसे, ठीक है। आर की डायरेक्शन ये है, वी की डायरेक्शन ये है, तो आर क्रॉस पी, तो फिर से या तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ या तो स्क्रू रूल लगाओ। तो आर इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी आगे की तरफ, देखो ये ऐसे नहीं है, ये कैसे है, आर इस तरफ है, ठीक है, और वेलोसिटी ऐसे पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, ठीक है, ऐसे। एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल कितना है अभी, 90 डिग्री। तो यहां से आर क्रॉस पी जाना है, इसका मतलब, तो ये आर इस तरफ है और वी इस तरफ। एंगल कितना है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये अंदर की तरफ जा रहा है वी, वेलोसिटी ये ऐसे ऐसे घूम के अंदर की तरफ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो आर क्रॉस पी जाना है, ये हमारा आर है, और पी की डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो आर से पी की तरफ, आर इस तरफ है, आर मैंने क्या बोला था, आगे की तरफ फॉरवर्ड करो तो हमारा आर मिल जाएगा, और ये वी। तो आर से वी की तरफ जाना है, तो स्क्रू घुमाना है आर से वी की तरफ। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, स्क्रू बाहर की तरफ आता है, तो ये हो जाएगा आउटवर्ड, सॉरी उल्टा बना दिया, नहीं ठीक था, ये हो गया आउटवर्ड, ठीक है। तो जैसी डायरेक्शन हमारी टॉर्क की होती है लगभग वैसी ही डायरेक्शन किसकी होगी, एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। तो थोड़ी सी बातें एंगुलर मोमेंटम पर और करेंगे, और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और कल हम इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे और रोटेशनल मोशन हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो यही थी आज की क्लास। कल मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।